निबंध संग्रह, लेखक उमेश कुमार गुप्ता, उमेश जबलपुरी। एपिसोड 8, श्री हरिशंकर परसाई की जीवनी। व्यंग के श्री गणेश हरिशंकर परसाई थे, जिनका जन्म 22 अगस्त 1922 को जमानी गांव, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील में हुआ था। लेकिन शासकीय रिकॉर्डों में उनके जन्म तारीख को सन 1924 दर्ज किया गया है। उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को लंबी बीमारी के बाद जबलपुर में हुई थी। जमानी गांव इटारसी में 10 किलोमीटर दूर तिलक सिंदूर विश्व प्रसिद्ध शंकर जी के मंदिर के रास्ते पर है। तिलक सिंदूर वह स्थान है जहां अभिनेता गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा की मां हर साल यहां आती हैं, धार्मिक कार्यक्रम करती हैं। 22 अगस्त 2024 को परसाई जी पूरे 100 साल के हो गए। 100 साल का परसाई युग व्यंग का युग कहलाता है। वक्त के साथ व्यंग की धार और तीखी और समसामयिक होती जा रही है। लगता है कि आज के वक्त में और परिस्थिति के लिए परसाई जी द्वारा व्यंग लिखे गए हैं। 2024 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। श्री परसाई ने सिमस्टार ग्लोबल स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इलाहाबाद में तथा आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और सन 1957 से स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। वसुधा नामक साहित्य पत्रिका को उन्होंने आभाव में भी प्रति माह निकाला। इस बीच श्री हरिशंकर परसाई ने कई नौकरियां छोड़ी, मां साहब होने का सुख भी उठाया। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की, खंडवा में 6 माह अध्यापन कार्य किया, 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि ली। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़ी। 1943 से 1947 तक प्राइवेट स्कूलों में मास्टरी की। 1949 में मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में शिक्षक रहे। 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूल में कार्य कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। श्री हरिशंकर परसाई के पिता का नाम श्री झुमकलाल परसाई और माता का नाम श्रीमती चंपाबाई परसाई था। श्री परसाई जी के पिता 5 भाई बहनों में से केवल एक बहन की शादी कर गुजर गए। बचपन में मां 1936 में प्लेग में गुजर गईं, तब यह 13 साल के थे। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां श्री परसाई के कंधों पर आ गई और आजीवन अपनी विधवा बहन तथा उसके बच्चों का पालन पोषण करते रहे और इस आपाधापी में वो विवाह करना भूल गए और आजीवन कुंवारे रहे। दैनिक देशबंधु समाचार पत्र में प्रसिद्ध कॉलम पूछे परसाई से बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें ये प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। इसके अलावा नई दुनिया समाचार पत्र में सुनो भाई साधो, नई कहानियों में 5वां कॉलम उलझी सुलझी कल्पना में और अंत में शीर्षक स्तंभ लेखन कार्य भी किए। सन 1947 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका नर्मदा के तट से उनकी पहली रचना स्वर्ग से नरक धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर करारा प्रहार है। मध्यम वर्गीय लोगों में झूठी शान पाने की ललक पर उन्होंने गहरी चोट इसलिए कुरीतियां, जड़ परंपरा, पाखंड, फैशन परस्ती, अवसरवादिता, झूठा मान सम्मान, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दांवपेच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, होड़बाजी, भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता पर तीखे कटीले चुभने वाले प्रहार किए। श्री हरिशंकर परसाई मार्क्सवाद कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। लेनिन, चोखेव, गोरकी पसंद थे उनके। वे समाजवाद के समर्थक, पूंजीवादी विरोधी थे। वे जनता के लेखक के रूप में जनता के बीच लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा लगातार खोखली होती जा रही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय परिवार की व्यथा, वेदना, कष्ट को सच्चाई के साथ प्रकट किया और सामाजिक पाखंड, जीवन मूल्यों की धज्जियां उड़ाती परंपराओं को विवेक और सकारात्मक रूप से प्रकट किया। उनकी व्यंग रचनाएं गुदगुदी न पैदा करके मनुष्य को कुछ करने, सोचने, समझने के लिए बाध्य करती हैं। कबीर के बाद श्री प्रेमचंद्र और प्रेमचंद्र के बाद श्री हरिशंकर परसाई ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों में सटीक, तीखा, सरल लेखन किया है। उनकी भाषा सामान्य थी। उनकी रचनाओं में जनजीवन की बोली के दर्शन होते थे। एक एक शब्द में व्यंग और तीखापन प्रकट होता था। उनके लेखन की बानगी और भाषाई कमाल देखें। वे उस बात को फिर रेतते रहे, मतलब दोहराते रहे। पैसे में बड़ा विटामिन होता है। यहाँ ताकत की जगह विटामिन शब्द का उपयोग किया गया है। बुढ़ापे में बालों की सफेदी के लिए कहा गया है कि सिर पर कांस फूल उठा।
कमजोरी के लिए टाइफाइड ने सारी बादाम उतार दी। मौसी टर्राई मतलब चिल्लाई, आंसुओं की धार लग की जगह अश्रुपात होने लगा, जैसे नए प्रयोग किए गए हैं। उनका मानना था कि वे सुधार के लिए, बदलने के लिए लिखते हैं। सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। उनका दर्शन था कि ईमानदारी समाज में बेवकूफ़ी का पर्याय बन गई है। जिसे बेईमानी का अवसर प्राप्त नहीं है, वही समाज में ईमानदार है। बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व विद्यमान है। रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, चंदा या घूस खाने से मोटा होता है। उनकी इसी साफगोई निडरता से लिखी बातें मन पर असर, याद, गूंज, प्रहार, समझ पैदा करती हैं। व्यंग्य को श्री हरिशंकर परसाई ने हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से हटकर साहित्यिक विधा का दर्जा दिलवाया था। ऐसा नहीं है कि इसके पहले व्यंग्यकार नहीं हुए या व्यंग्य रचनाएं नहीं लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जीपी श्रीवास्तव आदि साहित्यकारों ने व्यंग्य रचनाएं लिखी थीं, परंतु कोई साहित्यकार विशुद्ध रूप से व्यंग्यकार कहलाना नहीं चाहता था, क्योंकि अकेले व्यंग्य लिखकर साहित्य में उनका स्थान सुरक्षित नहीं था। इस चक्रव्यूह को श्री परसाई ने तोड़ा और व्यंग्य को शूद्र से क्षत्रिय बना दिया। व्यंग्य को ब्राह्मण इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह कीर्तन करता है और व्यंग्यकार को कीर्तन करना नहीं आता था। अभाव, त्याग, गर्दिश और संघर्ष में पले बड़े श्री हरिशंकर परसाई अत्यंत कटु, निर्मल, धोबी पछाड़ आदमी थे। वो चूहों पर सोए मनुष्य नुमा बिच्छू एवं सांपों ने उन्हें काटा, लेकिन समाज बेचारा परसाई पैदा न कर पाया। अपने आत्मकथ्य गर्दिश के दिन में वर्णित कष्ट एक आदमी को मरने पर्याप्त थे, पर परसाई जी को जहर मोहरा मिल गया था। बेफिक्री, उधार मांगने की कला, बिना टिकट सफर, जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी से निभाना, डरना किसी से नहीं, बेचारा परसाई पैदा होने नहीं दिया। परसाई में सच कह पाने की हिम्मत, हौसला, ताकत, साहस ने बेचारा परसाई पैदा नहीं होने दिया। सच बोलने के परिणाम भुगते, पिटे, लुटे, नौकरी से निकाले गए, लेकिन वो सत्य मार्ग पर डटे रहे। बापू को भी चिट्ठी लिखकर उनके चेलों की सत्यता बताई। परसाई जी ने लेखन को हथियार बनाया, लेखन से व्यक्तित्व की रक्षा की, अपने को अवशिष्ट होने से बचाया। रोना नहीं, लड़ना है, वो भी अकेले नहीं, सबके साथ। उनका मानना था कि निहायत बेचैन, संवेदनशील आदमी, इसलिए उन्होंने कष्ट और संघर्ष के बीच अपने पार्टनर, मित्र गजानन माधव मुक्तिबोध के मार्ग पर चलते हुए उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, इस ब्रह्म वाक्य के साथ व्यंग्य लेखन प्रारंभ किया और उसे साहित्य का दर्जा दिलवाया। उनकी नजर में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश की विसंगति, मिथ्याचार, असामंजस्य, अन्याय आदि की तह में जाना, कारणों का विश्लेषण करना, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना व्यंग्य है। उनके अनुसार व्यंग्य चेतना को झकझोर देता है, व्यक्ति को उसके सामने ला खड़ा करता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, सोचने को बाध्य करता है, व्यवस्था की सड़ांध को दर्शाता है, परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि जितना व्यापक परिवेश होगा, जितनी गहरी विसंगति होगी, जितनी तिलमिला देने वाली अभिव्यक्ति होगी, व्यंग्य उतना ही सार्थक होगा। उनका मानना था कि व्यंग्य मानव सहानुभूति से पैदा होता है। वह मनुष्य को बेहतर बनाना चाहता है। वह मनुष्य से कहता है कि तू अधिक सच्चा, न्यायी, मानवीय बन। यदि मनुष्य के प्रति व्यंग्यकार को आशा नहीं है, यदि वह जीवन के प्रति कंसर्न्ड नहीं है, तो वो क्यों रोता है? उसकी कमजोरियों पर। जो ये कहते हैं कि व्यंग्य लेखक निर्मम, कठोर और मनुष्य विरोधी होता है और बुराई ही बुराई दिखाता है, उनका कहना है कि डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं उन्हें वह रोग बताता है, तो क्या डॉक्टर कठोर है? व्यंग्य जैसे गंभीर विषय को विनोद, हास्य, माखौल, मजा से जोड़ा जाता है। बड़ा मजा आया, अच्छे छक्के छुड़ा दिए, अच्छी खिंचाई की, खाल खींच कर रख दी, क्या लिखा बोलती बंद कर दी, क्या बत्ती दी हवा टाइट कर दी, जैसे प्रमाण पत्र व्यंग्यकारों को दिए जाते हैं। जबकि कोई व्यंग्य लेखक व्यंग्य जैसी कठोर बात सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने या किसी को नीचा दिखाने अथवा अपमानित करने, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं लिखता। जिस व्यवस्था के सभी शिकार हैं, उस व्यवस्था का वह भी शिकार है। सब चुप हैं, उसमें साहस है, ताकत है, लड़ने की हिम्मत है। वह कलम उठा लेता है और व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट, जोकर, मस्खरा, भांड लोगों की नजर बन जाता है। व्यंग और हास्य को परिभाषित करते उन्होंने कहा है कि यह तय करना भी कठिन है कि कहाँ हास्य खत्म होता है और व्यंग शुरू होता है। उन्हें व्यंग में हंसी भी आ सकती है, इससे वह हास्य नहीं हो जाता।
मुख्य बात है कि वर्णित वस्तु का उद्देश्य और सरोकार है। व्यंग में बात सरल सीधी नहीं रहती, वक्रता के लिए चेतना पर चोट करती है। उनका मानना था कि पीड़ित, मजबूर, गरीब, शारीरिक विकृति का शिकार, नारी, नौकर आदि को हास्य का विषय बनाना कुरुचिपूर्ण और क्रूर है। लेखक को यह विवेक होना चाहिए कि किस पर हंसना और किस पर रोना। पिटने वाले पर भी हंसना और पीटने वाले पर भी हंसना विवेकहीन हास्य है। ऐसा लेखक संवेदना शून्य होता है। श्री परसाई के अनुसार आदमी हंसता क्यों है? परंपरा से हर समाज की कुछ संगतियां होती हैं, सामंजस्य होते हैं, अनुपात होते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के होते हैं। जब यह संगति गड़बड़ होती है तो चेतना में चमक पैदा होती है। इस चमक से हंसी भी आ सकती है और चेतना में हलचल भी पैदा हो सकती है। व्यंग के साथ जो हंसी आती है वह दूसरे प्रकार की होती है। उस हंसी की कई गलतियां, ना समझ में आने वाला व्यवहार, व्यवस्था और विसंगतियों के भागीदार होने का दुख छुपा होता है, जो भूतकाल में पैदा होने के कारण एक हंसी उत्पन्न करता है और आगे सोचने समझने को बाध्य करता है। उनके बड़े भाई श्री नर्मदा प्रसाद खरे के अनुसार श्री परसाई का व्यंग इतना सजग, तीव्र, तीखा, चैतन्य था जिसमें वर्तमान सामाजिक जीवन की सड़ांध, विरूपता, विसंगति के साथ ही जीवन के प्रति आस्था व्यक्त होती थी। वे घोर यथार्थवादी लेखक विचारक थे। उन्होंने व्यवहारिक जीवन में भीषण संघर्ष किया, इसलिए वे जीवन के हर संदर्भ में जुझारू रचनाएं के साथ जुड़ते हुए दिखे। वे राजनीतिक, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के यथार्थ वाहक हैं। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व में कबीर का फक्कड़पन तथा उनके लेखक में निराला की जीवंतता समन्वित है। प्रसिद्ध चित्रकार श्री जोगेन चौधरी ने सही कहा है कि हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ दिया। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़कर उजागर किया है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान समस्त दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है जिसके पाठक ये महसूस करता है कि लेखक उसके सिर पर नहीं, सामने बैठा है, उनकी बात कह सुन बोल रहा है। आम आदमी उनका प्रिय विषय रहा है, लेकिन धर्म की तरह राजनीतिक कमजोरियों, विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं, आडंबरों और छल फरेबों पर भी उन्होंने करारी चोट की है। श्री हरिशंकर परसाई जीवन के अंतिम क्षण तक बिस्तर पर पड़े होने के बाद भी लिखते रहे। उनके लेखन की गर्दिश अंत तक खत्म नहीं हुई। उनके द्वारा समाज में आवश्यक चीर परिचित जीव, मुफ्तखोर, अनशनकारी, ऑयल किंग, बातूनी दल बदल वाले पर ध्यान दिया गया तो घायल बसंत, अकाल उत्सव, हरिजन को पीटने का यश, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि राष्ट्रीय त्योहारों का वर्णन किया है। वहीं अपनी रचनाओं में लोकतंत्र के भेड़ियों की ताकत को दर्शाया है। आदमी के नस में रच बस गई बेईमानी की परत, पवित्रता का ढोंग, वैष्णव की फिसलन, दो नाक वाले लोग, ठंडा शरीफ आदमी की उन्होंने नब्ज पहचान कर उनको दर्पण दिखाया है। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरे में राजा जो आज के माननीय हैं बनने के गुण बताए कि उसे मेहनती, निडर, साहसी, अपराधी, बेईमान, धूर्त सभी होने चाहिए। सुदामा के चावल कैसे खुरचन बन गए, बड़े अधिकारी से मिलने की जुगाड़ करने पर ही पता चलेगा। भोला राम का जीव आज भी पेंशन फाइल में उलझा है। दल बदलू हरचरण कैसे सीबीआई, ईडी से आज भी डरा हुआ है। परसाई जी ने मनुष्य के जीवन रेखा चित्र मनीषी जी, रामदास, मुक्तिबोध, नंदलाल वर्मा आदि के खींचे जो साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें व्यक्तित्व का कम, चरित्र का सटीक वर्णन है। साथ ही साथ दल बदलू, बातूनी, मुफ्तखोर, अनशनकारी, महत्वाकांक्षी, भक्त, संयोजक, ऑयल किंग, गांधी भक्त, गो भक्त जैसे चरित्र दर्शाए गए हैं जो हमारे आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं। परसाई जी के अनुसार मनुष्य एक जटिल प्राणी है। उसे बाहर और अंतर को समझना बड़ा कठिन कार्य है। उसके सबके दिखने वाले बाहरी रूप के भीतर कितनी जटिलताएं हैं। उसके आशा, निराशा, भ्रम, अहंकार, स्वार्थ, त्याग, क्रोध, करुणा, इन्हें समझना एक दिलचस्प अध्ययन है। घोर निराशा के बावजूद मैं मनुष्य की दुर्दम जीवन शक्ति को प्रज्वलित देखा है।
मैंने जिंदगी भर भ्रम की चादर ओढ़े अपने गम को महसूस करते आदमी देखे। मैंने आत्मवांछना के रंगीन महल में आदमी को आनंद से जिंदगी गुजारते देखा है। जीवन की सार्थकता की खोज हर आदमी करता है। सार्थकता की इस खोज में मनुष्य की जिंदगी कितने रंगीन रूप लेती है, मनुष्य के इन रंगों को रेखाचित्र परसाई जी ने चित्रित किया है। श्री हरिशंकर परसाई को सन 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें केंद्रीय साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान जैसे कई सम्मान मिले। उनके दूसरे कहानी संग्रह रानी नागमती की कहानी के लिए दिए गए। परसाई जी को जनता के लेखक की संख्या पाठकों के द्वारा दी गई है। उन्होंने लोक विश्वास, लोकप्रियता को जिंदा रखा। कम दाम में अपना पाठकों की मांग पर पेपर बैंक संस्करण उपलब्ध कराया। परसाई ने अपने नाम को चरितार्थ किया और परसा धर्मात्मा होने की अवस्था या भाव, धार्मिकता, साधुता, सदाचार को व्यंग के माध्यम से निभाया। 14वीं शताब्दी में कबीर का जन्म हुआ था। 20वीं सदी में उनका पुनर्जन्म परसाई के रूप में हुआ, जो अपने कंधे पर बंदूक रखकर चलाते मिला। उसने किसी अगर मगर का सहारा नहीं लिया। अक्सर लोग व्यंग को तो करते हैं, लेकिन अपनी चमड़ी बचाकर, जबकि परसाई जी ने सूली पर चढ़कर व्यंग लिखा। आपातकाल में भी कलम की धार कुंद नहीं हुई थी। आलोचक कहते हैं कि उनके ज्ञानपीठ योग्य नहीं समझा गया। वे पुरस्कार के लिए लिखते तो दुखी होते। गांधी जी को भी आज तक शांति के नोबेल पुरस्कार के योग्य नहीं माना गया, जबकि सारा विश्व गांधी दर्शन को मान चुका है। शांति के लिए गांधीवाद से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। गांधीवाद से परसाई जी प्रभावित थे। गांधी जी की शाल, बंदर प्रतिमा, लाठी आदि उनके प्रिय विषय रहे। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह का मानना था कि परसाई ने कहानियों की दुनिया को छोड़ते हुए निबंधों की दुनिया में प्रवेश किया, जहां घटनाएं सिर्फ उदाहरण के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस सिलसिले में स्वयं परसाई का कहना है कि कहानी लिखते हुए मुझे यह कठिनाई बराबर आती है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मेरे इन पात्रों में से कोई नहीं कर सकता। तो क्या करूं? क्या कहानी के बीच में निबंध का एक टुकड़ा डाल दूं? इससे कथा प्रवाह रुकेगा। इसलिए उन्होंने दोनों का सम्मिश्रण कर धारा प्रवाह रचनाएं लिखी। कहानी में घटना पात्र याद आते रहते हैं। उनके निबंधों में वह ताकत थी। उनके पात्र भूले नहीं भुलाए जाते। प्रेमचंद का फटा जूता, निंदारस का भोलापन, हनुमान की लाल लंगोट सबको याद होगा। उनके निबंध पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए गए थे। उनके लिखे व्यंग पर कई नाटक खेले गए और वे व्यंग विधा के अमर लेखक माने जाते हैं। वे लोक विश्वास के रूप में उभरे और व्यंग के लोक विश्वास की चरम सीमा तक पहुंचे। व्यंग्यकारों से मुझे एक शिकायत है कि वे मर्ज को बता देते हैं लेकिन दवा नहीं देते। समस्या का कुछ तो समाधान बताना चाहिए। जब बीमारी है तो इलाज भी होगा। केवल गाली देने, गलती दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब हम छेद देख सकते हैं तो उन्हें भर भी सकते हैं। उमेश जबलपुरी।